नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 8 मई 2023 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज, क्या अभी ग्लोबल ट्रेड में जो डॉलर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसे रिप्लेस किया जा सकता है? क्योंकि 3 मेजर कंट्रीज़ इंडिया, चाइना, रशिया ये डॉलर में आपस में ट्रेड नहीं कर रही हैं। क्या डॉलर को खतरा है? ये सारे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है वो आईईडी से संबंधित है। आईईडी का क्या मतलब होता है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जिसकी सहायता से ब्लास्ट किया जा सकता है, हमला किया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाल ही में नक्सलिज्म के हमले में आईईडी का इस्तेमाल हुआ, तो इसी से संबंधित ये पूरा आर्टिकल है। सरकारें क्या स्टेप्स ले सकती हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, सब डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। लास्ट में इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। महाराष्ट्र सरकार किस प्रकार से सिटीज़ को डेवलप करने के लिए एक प्रोग्राम लेके आई हैं, एस्पायरेशनल सिटीज़ प्रोग्राम, इसे भी डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक कोट है स्वामी विवेकानंद का। कोट क्या है? Every work has got to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Those that persevere will see the light sooner or later. इस कोट पे ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कब? 2021 में। कोट क्या है? देखो सिंपल है, कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो आपको सैकड़ों प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप हार्डवर्क करते जाओगे, आप डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते जाओगे तो आपको सफलता जरूर हाथ लगेगी। यही कोट है। एग्जाम्पल, आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की, शुरुआत में देखो सैकड़ों चैलेंजेस आपको आएंगे, सैकड़ों डाउट्स आपको मन में आएंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। शुरू में तो इवन ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे होते हैं ना, वोकैब की बहुत दिक्कत आती है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको वोकैब की दिक्कत आती है, इंग्लिश में वर्ड्स नहीं समझ में आते। तो ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, और भी अनेकों तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन देखो, अगर कोई स्टूडेंट डेली डेली हार्डवर्क करता है, कंसिस्टेंसी के साथ करता है, अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करता जाता है, तो फिर टनल के लास्ट में लाइट जरूर मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। यही कोट है। अब इस कोट को आप अलग अलग फील्ड से जोड़ सकते हो, सिविल सर्विसेज से जोड़ सकते हो, बिजनेस से जोड़ सकते हो, स्पोर्ट्स से जोड़ सकते हो, किसी भी चीज से आप इस कोड को जोड़ सकते हो। अर्बनाइजेशन का इशू आज हमें डिस्कस करना है। महाराष्ट्र का एस्पायरेशनल सिटीज का प्रोग्राम है। ये कुछ क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन से संबंधित जो यूपीएससी ने अपने पिछले कुछ सालों में पूछे हैं, तो आप इनमें से 2 क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ये यूपीएससी के पीवाईक्यू है, मेंस के अर्बनाइजेशन से संबंधित जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्लोबल ट्रेड के लिए डॉलर के इस्तेमाल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट में आपको बता देता हूं। अभी देखो, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने, तो रशिया का जो चाइना के साथ ट्रेड होता है डॉलर में नहीं होता है। उसी प्रकार से रशिया का इंडिया के साथ जो ट्रेड होता है डॉलर में नहीं होता है। चाइना के साथ रशिया का ट्रेड युआन में होता है, और इंडिया के साथ ट्रेड कुछ कुछ रुपी में होता है। तो कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि यूएस के डॉलर के बिना ये देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक शुरुआत है कि आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का जो इस्तेमाल है वो कम से कम होगा। समझ गए? मैं आपको ना कुछ बेसिक्स आपके कवर करवाना चाहता हूं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का नाम आपने सुना होगा, मतलब बिगनर्स को बोल रहा हूं, जो सीनियर एस्पायरेंट्स हैं उनको तो ये पता है, लेकिन सीनियर एस्पायरेंट्स से बिना एक फंडामेंटल क्वेश्चन मैं पूछता हूं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हर एक देश क्यों मेंटेन करके रखता है? जैसे इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अभी 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास हैं। हर एक देश क्यों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होता है फॉरेन करेंसीज जैसे डॉलर, यूरो, इन सब को मेंटेन करके रखता है कोई भी देश। देखो,
इसका आंसर ये है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी भी देश का सेंट्रल बैंक इसलिए मेंटेन करके रखता है, मान लीजिए इंडिया को फॉरेन से तेल खरीदना है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने हैं, तो पेमेंट किस में होगी? अब सबसे बड़ी करेंसी जिसमें ग्लोबल ट्रेड होता है वो तो डॉलर ही है। तो इसलिए किसी भी देश को, हमारे इस एग्जाम्पल में इंडिया को, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि दूसरे देशों से सामान को खरीद के इंपोर्ट कर सकें। दूसरा रीजन, अब देखो कभी भी ना इंडिया की वैल्यू जो है ना, इंडिया की करेंसी की वैल्यू है, मान लीजिए रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो सकती है एकदम से। मान लीजिए इंडिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया की करेंसी यानी रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है? फॉरेन करेंसी खास करके डॉलर की सहायता से रुपये को परचेज कर सकता है मार्केट से, तो रुपये कम हो जाएगा मार्केट से और रुपये की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। तो ये दूसरा रीज़न हमने डिस्कस किया। अपनी करेंसी की वैल्यू को स्टेबलाइज रखने के लिए सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखता है अच्छी खासी संख्या में। अब तीसरा रीजन भी जान लीजिए, कल को इमरजेंसी आ गई, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई और इंडिया की करेंसी की इतनी वैल्यू है नहीं ग्लोबल ट्रेड में, मतलब इंडिया बोलेगा दूसरे देश को कि आप रुपये में पैसा ले लीजिए और हमें सामान दे दीजिए। दूसरा देश बोलेगा नहीं, आपकी रुपये की वैल्यू नहीं है, मैं क्या करूंगा आपके रुपये का, आपके पास डॉलर है तो दो, मेरा ट्रस्ट डॉलर पे है, मैं आपकी करेंसी नहीं लूंगा। तो ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में भी ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो काम आता है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो ये कुछ रीजंस हमने डिस्कस किए, कोई भी देश फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों मेंटेन करके रखता है। अब देखो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ना सिर्फ इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बल्कि ज्यादातर देशों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे ज्यादा करेंसी कौन सी मिलेगी आपको? आपका आंसर है जाहिर तौर पे डॉलर। ऐसा क्यों? ज्यादातर देश, या फिर यूं कहें ऑलमोस्ट सभी देश अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? अब इसके भी रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, ग्लोबल ट्रेड डॉलर में क्यों होता है और विभिन्न देश फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? सबसे पहला रीजन, डॉलर पे ट्रस्ट है विभिन्न देशों का। ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि ये यूएसए की सरकार के द्वारा सपोर्टेड है और यूएसए आपको पता है आज भी सुपर पावर है। तो विभिन्न देशों को ना विश्वास है कि यूएसए की सरकार डॉलर की इंपॉर्टेंस को, डॉलर की वैल्यू को खत्म नहीं होने देगी। ये पहला रीजन है। अब दूसरे रीजन की बात करिए जो कि मिलता जुलता है। चूंकि देखो वर्ल्ड में ज्यादातर ट्रेड डॉलर में होता है, इसका मतलब विभिन्न देशों को यह लगता है कि डॉलर को तो हम वैसे भी इधर उधर यूज कर ही लेंगे, ट्रेड में कोई ना कोई सामान परचेज करने के काम आ जाएगा, इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। इसका यूज मैक्सिमम है। अब कोई देश होगा वो चाइना का युआन नहीं लेगा, लेकिन डॉलर तो मैक्सिमम कंट्रीज लेते ही हैं। तो विभिन्न देशों को पता है ये तो काम आना ही है, इसलिए इसको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बहुत सारे देशों ने ना अपनी करेंसी पैक की हुई है डॉलर के साथ में। पैक करने का मतलब ये है, यूएसए का डॉलर ऊपर जाता है तो उस देश की करेंसी भी ऊपर जाती है, यूएसए का डॉलर नीचे जाता है तो उस देश की करेंसी भी नीचे जाती है। मतलब डायरेक्टली पैगिंग हुई है काफ़ी देशों की करेंसीज की डॉलर के साथ। और बहुत सारे देश तो ऐसे भी हैं जो यूएसए के डॉलर को ही अपनी करेंसी मानते हैं। छोटे छोटे देश जैसे मालदीव जैसे देश हैं, वहाँ पे इंडिया का रूपी बल्कि इतना ज़्यादा नहीं चलता, हमारा पड़ोसी देश है मालदीव, लेकिन डॉलर चलता है वहाँ पे, यूएसए का डॉलर। अब देखो आईएमएफ का एक डेटा है। आईएमएफ के डेटा के अनुसार 2022 में विभिन्न देशों ने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन किया हुआ है ना, उसमें से 60% तो यूएसए का डॉलर ही है, बाकी बचा हुआ 20% यूरो है, यूरो की करेंसी, और फिर बाकी छोटी छोटी करेंसीज जैसे ऑस्ट्रेलिया कनाडियन डॉलर्स, स्वीडिश क्रोना, साउथ कोरियन वोन, फिर इनका शेयर है, और बचा हुआ फिर चाइनीज करेंसी युआन है। तो इस प्रकार से हमने सारे बेसिक्स डिस्कस कर लिए। अभी सिचुएशन क्या है
अब आते हैं फिर से उसी पॉइंट की तरफ। जैसे चाइना, रशिया और इंडिया ये ट्रेड कर रहे हैं बिना डॉलर के, तो क्या इससे डॉलर को खतरा है? राइटर कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो, इंडिया का अभी रशिया के साथ ट्रेड है ना, मेनली इंडिया तेल परचेज कर रहा है, ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, वो भी डिस्काउंटेड मिल रहा है इसलिए। अब लंबे समय तक तो रशिया इंडिया को डिस्काउंटेड ऑयल देगा नहीं, कुछ समय बाद देना बंद कर देगा, तो इंडिया के साथ रशिया का ट्रेड कम हो जाएगा। और रशिया और चाइना के बीच में ट्रेड अच्छा खासा होता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि वो ग्लोबल ट्रेड में डॉलर को रिप्लेस कर दे। देखो, एक चीज़ जो रशिया, चाइना, इंडिया सब चाहते हैं, जैसे यूएसए की करेंसी है ना डॉलर, ग्लोबल ट्रेड के लिए यूज़ होती है, इसका ना यूएसए को बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? जैसे ना यूएसए अपने बॉन्ड रिलीज करता है, यूएसए कहता है हम हमारे बॉन्ड दे रहे हैं, आप परचेज कर लीजिए। विभिन्न देशों को ट्रस्ट होता है, चूंकि यूएसए के डॉलर पे ट्रस्ट है विभिन्न देशों को, तो इससे यूएसए को फायदा होता है। यूएसए को ना सस्ता लोन मिल जाता है कम इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि जब भी यूएसए की सरकार बॉन्ड रिलीज करती है ना, विभिन्न देशों का विश्वास उस पर ज्यादा होता है, क्योंकि डॉलर यूज होता है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल ट्रेड के लिए, तो लोगों का ट्रस्ट है। जैसा मैंने आपको बताया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी लोग डॉलर जमा करके रखते हैं, तो उनको लगता है कि यूएसए की सरकार ने बॉन्ड रिलीज किया है तो इसे परचेज कर लेते हैं, ये ट्रस्टेबल है। यूएसए को सस्ता लोन मिल जाता है बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। ये फायदा होता है डॉलर ग्लोबल करेंसी के तौर पे यूज होने का। इंडिया, रशिया, चाइना भी चाहते हैं, और भी देश चाहते हैं हमारी करेंसी ग्लोबल ट्रेड में यूज हो, ताकि यूएसए को जो सस्ता लोन मिलता है डॉलर के ग्लोबल ट्रेड में होने के कारण, विभिन्न देश भी ये चाहते हैं हमारी करेंसी यूज होगी तो लोगों का ट्रस्ट होगा हमारी करेंसी पे, फिर हम भी विभिन्न देशों से लोन मांगेंगे, बॉन्ड रिलीज करेंगे, तो लोग उस बॉन्ड को रिलीज करेंगे, कम इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन मिल जाएगा, इससे हमारी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी। क्योंकि लोन देखो कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाए, इससे ज़्यादा फायदा क्या हो सकता है? इससे तो इकोनॉमी को बहुत फायदा हो सकता है ना, जो आज के समय में यूएसए को हो रहा है डॉलर के कारण। तो रशिया, चाइना चाहते हैं हमारी करेंसी भी अगर ग्लोबल यूज में होगी तो हमें भी फायदा होगा, हमें भी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। लेकिन राइटर कहते हैं ये मुमकिन नहीं है फिलहाल की सिचुएशन में। फिलहाल कोई भी ऐसी करेंसी नहीं है जो यूएस के डॉलर को रिप्लेस कर सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अब इसके बाद हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के इस्तेमाल से संबंधित। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले बेसिक्स की बात करते हैं। आईईडी होता क्या है? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस क्या होता है? देखो, वो मटेरियल आमतौर पे डेजिग्नेटेड नहीं है कि उनको एक्सप्लोसिव की तरह इस्तेमाल किया जाए, बट कैसे ना कैसे करके, जैसे फर्टिलाइजर है, गैसोलीन है, टिम्बर है, अब इनको किसी कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल किया जाए ना तो एज ए एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया जा सकता है। यही करते हैं आतंकवादी और इंसर्जेंट्स। ये होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना नक्सलाइट्स ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि वो रिमोटली आईईडी को ब्लास्ट कर सकते हैं दूर से बैठ के। इवन अब स्नाइपर्स पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं नक्सलाइट्स। उनको यह लगता है कि दूर से वार किया जा सके जवानों पर जो इंसर्जेंसी को खत्म करना चाहते हैं। हाल ही में एक अटैक हुआ आईईडी की सहायता से, हमारे 10 के आसपास जवान शहीद हो गए। अटैक इतना भयंकर था, ये देखो इतना जबरदस्त खड्डा यहां पे क्रिएट हो गया। राइटर इस आर्टिकल में फोकस करते हैं कि देखो आईईडी की चुनौती से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये चुनौती सरकार के सामने बहुत गंभीर है। वैसे सरकार कहती है माओइस्ट वायलेंस कम हो गया है, बात तो ठीक है, मतलब जिन डिस्ट्रिक्ट्स में माओइस्ट का प्रेजेंस है वो कम हो गई है, लेकिन वायलेंस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इन आईईडीज की सहायता से देखो माओइस्ट की एक छोटी सी टुकड़ी भी ना सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी गंभीर तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। और हाल ही में एक खबर ये सामने आई, झारखंड के सिंहभूम से 7000 जो डेटोनेटर्स हैं ना वो चोरी हो गए हैं। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग न्यूज़ है। अब बात करते हैं
टेक्निकल इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल होते हैं ना आईईडीज को डिटेक्ट करने के लिए, उन टेक्निकल इक्विपमेंट्स की ना काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं। एक तो देखो आईईडी में अगर मेटल की क्वांटिटी अगर कम है ना, या फिर ज़मीन के नीचे आईईडी को बहुत गहराई पर लगाया गया है, तो फिर टेक्निकल इक्विपमेंट्स का आईईडी को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। हर साल सिक्योरिटी फोर्सेस सैकड़ों की संख्या में आईईडी को डिटेक्ट करती हैं, लेकिन कुछ छूट भी जाते हैं टेक्निकल रीजंस के कारण। इस वजह से फिर अटैक हो जाता है, बम ब्लास्ट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अब देखो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का जैसे इस्तेमाल होता है आईईडी को डिटेक्ट करने के लिए। ये रडार कैसे काम करता है, पहचान लेता है कि हाल फिलहाल में लैंड के नीचे सोइल की उथल पुथल हुई है क्या। जैसे आईईडी अगर आतंकवादी दबाएंगे ज़मीन के नीचे तो मिट्टी तो हटानी पड़ेगी ना, तो रडार वहाँ पे जाता है, पहचान लेता है कि मिट्टी को हटाया गया है, मिट्टी में कुछ इंस्टेबिलिटी आई है, उथल पुथल हुई है। बट इसमें दिक्कत क्या आती है, फॉल्स अलार्म काफ़ी बार आ जाता है। मान लीजिए जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं ना, खजाना छुपाने के लिए गड्ढा खोदा किसी ने। हालांकि अभी कोई आज के समय में कोई खजाना ज़मीन के नीचे छुपाता नहीं है, जैसे पुरानी हिंदी फिल्मों में दिखाते थे। मतलब कहने का ये, किसी भी कारणवश किसी ने मिट्टी का गड्ढा खोद लिया तो फिर ये रडार फॉल्स अलार्म जनरेट कर लेगा कि आईईडी यहाँ पे दबाई गई है, आप आइए। अदरवाइज किसी ने वैसे ही खड्डा खोदा होगा नॉर्मल रीजंस के कारण। तो ये दिक्कत है। अब राइटर ये कहते हैं इसके बाद, जो आईईडी के डेटोनेटर है ना, डेटोनेटर जिसकी सहायता से ब्लास्ट किया जाता है, इसमें क्या हर एक डेटोनेटर पे ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, ताकि बाद में मिले अगर इलीगल ढंग से कहीं भी आईईडी का डेटोनेटर पहचाना जा सके कि ये उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की सहायता से पहचाना जा सके कि कहाँ से ये लाया गया है डेटोनेटर। समझ गए। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो इंडिया तो जेनेवा और हेग कन्वेंशंस में पार्टी है। इंडिया गलत तरीके इस्तेमाल नहीं कर सकता वारफेयर में। हेग कन्वेंशन के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करना होता है। बट नक्सलाइट्स और कई बार आतंकवादी इन सब चीज़ों को नहीं मानते। जो जवान शहीद हुए हैं ना, उनके पेट में आईईडी डाल दिया जाता है, इस सोच के साथ कि उनको बचाने के लिए बाकी जवान आएंगे, तब हम ये ब्लास्ट कर देंगे और रेस्क्यू करने आए जवानों की भी हत्या हो जाएगी, उनकी भी डेथ हो जाएगी। ऐसे हथकंडे नक्सलाइट्स के द्वारा अपनाए जाते हैं। वो किसी कन्वेंशन को नहीं मानते। इवन बॉडी को भी, शहीद हुए जवान की बॉडी को भी बूबी ट्रैप के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कंक्लूजन में राइटर ये बोलते हैं, देखो अभी जिन जवानों की शहीदगी हुई ना, किस प्रकार से उनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में चले गए इस ब्लास्ट के कारण, उनको एक डिग्निफाइड अंतिम संस्कार भी नहीं मिल सका। तो सरकार को ना स्ट्रिक्ट स्टेप्स लेने की आवश्यकता है इस इशू पर। एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल, ये सब सही है, बट इनसे भी आगे बढ़ के लेटेस्ट टेक्निक्स सरकार को अपनानी होगी आईईडीज को डिटेक्ट करने के लिए, माइस्ट को रोकने के लिए। जैसे जैसे माइस्ट एडवांस हो रहे हैं उसी प्रकार से सरकारों को भी एडवांस होने की आवश्यकता है। अब चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल महाराष्ट्र के गवर्नेंस मॉडल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे देश में अर्बनाइजेशन काफ़ी तेजी से हो रहा है। अब महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं फिलहाल के समय में अर्बन एरियाज में। सिटीज़ में देखो वैसे 3% लैंड है, लेकिन देश की जीडीपी में सिटीज़ 70% कंट्रीब्यूट करती हैं। सिटीज़ की ग्रोथ देखो तभी होगी जब देखो सिटीज़ अपने नागरिकों को बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर पाएगी। जैसे पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है। ये सब कोई सिटी अगर प्रोवाइड कर पाएगी तभी सिटी ग्रो होगी। अदरवाइज फिर बेसिक एमिनिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होंगी तो उस सिटीज़ की ग्रोथ रुक जाएगी। वो सिटी देश की इकोनॉमी में कम कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगी। अभी देखो महाराष्ट्र में पूरे देश में जितनी जनता अर्बन एरियाज़ में रहती है ना, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में रहती है। 2011 के सेंसस का ये डेटा है। 13.5% अर्बन पॉपुलेशन जो है हमारे देश की वो महाराष्ट्र में रहती है। और महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन में से 45.2% पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रहती है। स्लम सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। 11.8 मिलियन लोग जो है महाराष्ट्र में स्लम्स में रहते हैं।
अब देखो महाराष्ट्र में जो सिटीज़ हैं, ना सिर्फ महाराष्ट्र में, दूसरे स्टेट्स में भी जो सिटीज़ हैं कई तरह के प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर पोल्यूशन, सोशल इनइक्विटीज़ मतलब इनकम का असमानता, इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है, ट्रांसपोर्ट इश्यूज़, डिज़ास्टर आ जाए तो उससे निपटने की व्यवस्था नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रही हैं आज के समय में हमारे देश की सिटीज़। तो देखो एक होलिस्टिक सॉल्यूशन इसके लिए लाना ज़रूरी है। होलिस्टिक सॉल्यूशन देखो कैसे आएगा। सबसे पहले मतलब बेसिक चीज़ें जब भी हम डिस्कस करते हैं कि नागरिकों का ना पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। कौन सा प्रोजेक्ट आना चाहिए, कहाँ पे आना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, नागरिकों का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। इस मामले में ना महाराष्ट्र की सरकार का एक मॉडल है जो इमर्ज होकर आया है, एस्पायरेशनल सिटीज़ प्रोग्राम यानी ACP। जैसे हमारे देश में जो पिछड़े हुए ज़िले हैं, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव ये चलाया गया था ना, ताकि पिछड़े ज़िलों की पहचान करके वहाँ पे डेवलपमेंट लाई जा सके। उसी प्रकार से ये एस्पायरेशनल सिटीज़ प्रोग्राम ऐसा है कि महाराष्ट्र की सरकार क्या करेगी, जो पिछड़ी हुई सिटीज़ हैं उनकी पहचान करेगी और वहाँ पे डेवलपमेंट लेके आएगी। 3 प्रायोरिटी एरिया होंगे, सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करें, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, बिजली का डिपार्टमेंट है, वाटर का डिपार्टमेंट है, सभी मिलके काम करें, तभी वो बेटर सॉल्यूशन आ पाएगा। साइंटिफिक डेटा मेथड्स का इस्तेमाल होगा कि जो स्कीम्स चलाई गई हैं उनका कितना फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, नहीं हो रहा है तो बंद किया जाए। डेटा की सहायता से डिसीजन लिए जाएंगे। और सबसे लास्ट में नागरिकों की जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर करवाया जाएगा। समझ गए। अब देखो जो ACP है, एस्पायरेशनल सिटीज़ प्रोग्राम, ये इन चीज़ों पे फोकस करेगी। फंडिंग इंक्रीज होनी चाहिए सिटीज़ में, सिविक इश्यूज़ यानी बेसिक जो समस्याएं हैं वो एड्रेस होनी चाहिए, बिजली की, पानी की, ट्रांसपोर्ट की, गवर्नेंस इंप्रूव होनी चाहिए। इन पैरामीटर्स पे काम करेगा ये महाराष्ट्र सरकार का ACP प्रोग्राम यानी एस्पायरेशनल सिटीज़ प्रोग्राम। प्रॉपर्टी टैक्स में राइटर कहते हैं इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। रेंट के बेस पे अभी प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट होता है, इसे कैलकुलेट किया जाना चाहिए प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जल जीवन मिशन है, इसकी सहायता से सभी हाउस होल्ड्स में टेप वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। इसका यूज़ किया जाएगा इस स्कीम का एस्पायरेशनल सिटीज़ प्रोग्राम में। अभी देखो 56 सिटीज़ को छोड़ दे महाराष्ट्र में, तो बाकी बची हुई जो सिटीज़ हैं वहाँ पे पर कैपिटा 135 लीटर एक दिन में जो पानी है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो महाराष्ट्र की सरकार ने ना इस अपने प्रोग्राम में 57 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है और सिलेक्शन प्रोसेस में ना बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसीडर किया गया। जैसे देखो टेप ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन पर हाउस होल्ड, रेट ऑफ कंप्लीशन हाउस एज ए पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, गार्बेज फ्री सिटीज़, ऐसे अनेकों पैरामीटर्स पर विभिन्न सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद पे ओवरऑल 57 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है इस प्रोग्राम में। अब क्या होगा, देखो एक डिजिटल ना डैशबोर्ड बनाया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। उसमें ना तमाम पैरामीटर्स पर अलग अलग इन 57 सिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा। एजुकेशन के मामले में कौन सी सिटी पीछे है, क्लाइमेट चेंज का असर कहाँ पे ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे ज़्यादा पुअर है। एक हेल्दी कंपटीशन भी होगा इन 57 सिलेक्टेड सिटीज़ में। सरकार को ओवरऑल पता होगा, एक बड़ी पिक्चर सरकार को हमेशा दिखती रहेगी कि इस सिटी में सिचुएशन ज़्यादा खराब है। सरकार फिर ज़्यादा पुश कर सकती है उस सिटी को, उस सिटी की मदद कर सकती है फंड्स के मामले में, ताकि वो सिटी बाकी सिटीज़ के बराबर आ जाए। उसके बाद देखो महाराष्ट्र जो है, विकसित भारत का जो विजन है ना भारत सरकार का, 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में लाना है। उसी हिसाब से महाराष्ट्र की सरकार ने अपना ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, एस्पायरेशनल सिटीज़ का प्रोग्राम। अब ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है ये अलग अलग राज्यों को भी अपनाना चाहिए और सिटीज़ को डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए। सिटीज़ हमारी डेवलप होंगी तभी भारत आगे बढ़ेगा। इसी सोच के साथ स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम भी चलाया गया था। हालांकि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसकी जो डेडलाइन है वो 1 साल आगे एक्सटेंड कर दी है, लेकिन बात वही है, सिटीज़ डेवलप होगी तो भारत डेवलप होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया महाराष्ट्र सरकार के इनोवेटिव प्रोग्राम से संबंधित। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज 3 इश्यूज़ को हमने डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।